आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया है। बोला सर ये क्या कह रहे हो आप, मोदी जी कैसे इस्तीफा दे सकते हैं? भैया अगर अगला प्रधानमंत्री बनना है, नया नवेला प्रधानमंत्री बनना है, तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, तभी तो नई कुर्सी पर आकर बैठेंगे आप लोग, है ना, सच संवर कर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब इस्तीफा दे दिया है और 8 जून की तैयारियां राष्ट्रपति भवन में हो चुकी हैं कि अब प्रधानमंत्री जी को शपथ दिलाई जाएगी। वाह बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या हुआ है, सबकी नजरें जो हैं वो नीतीश कुमार की तरफ हैं कि नीतीश सबके हैं, लेकिन ये खड़े हुए यहां पर सोच रहे हैं, यही तो टेंशन है कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। जदयू जो पार्टी है, जेडीयू, वो आखिरकार किस तरफ रुख कर सकती है? ये तो दल बदलू चाचा है, ऐसे आरोप इनके ऊपर लगते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम लोग कि आखिरकार ये सरकार किसकी बनेगी। क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को बनाने के लिए जा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ काम जो है वो डगमग हो सकता है। बात करते हैं हम लोग कि आखिरकार किसको कितना बहुमत मिला है, और क्या वाकई में ये जो 2 अंगुलियां दिखा रहे हैं, विनिंग का साइन दिखा रहे हैं, क्या वाकई में जीत इनकी हुई है। कहते हैं कि तुम्हारी हार में भी तो जीत है, वही कहानी इनके साथ में भी है कि ये हार कर भी जीत गए हैं। कहानी क्या है? कहानी ये है कि पिछली बार के मुकाबले सीटें बहुत अच्छी इस बार इनको मिली है, पिछली बार से बहुत बेहतर प्रदर्शन इनका रहा है। भारत जोड़ो यात्रा इनकी बहुत सफल रही है। राहुल गांधी जी की खुद को विश्वास नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगा, और इनका ये जो सफेद टी शर्ट है, मुझे लगता है कि अब चेंज करने की बारी आ चुकी है। जल्द ही जो है इस सफेद टी शर्ट को बदला जाएगा। प्रियंका गांधी की बात करें, रॉबर्ट वाड्रा को संभालते संभालते इनका पूरा हाल बेहाल हो चुका है ना। लेकिन इन्होंने कोशिश की कि मैं इंदिरा गांधी की छवि बनाऊंगी, बहुत मुश्किल हालात हो चुका है। क्या इस फैमिली के साथ में ये जो मेंबर आप लोग को दिखाई दे रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? यहां पर देखिए किस पोजीशन पर खड़े हैं। जब भी हम लोग किसी शादी समारोह में शामिल होते हैं तो हम कहते हैं कि यार दूल्हा दुल्हन के साथ में जो है वो परिवार वाले आजू बाजू खड़े हो जाते हैं। जेंट्स एक तरफ खड़े हो जाते हैं, फीमेल्स एक तरफ खड़ी हो जाती हैं, बच्चे बीच में बैठ जाया करते हैं, लेकिन एक फोटो फ्रेम के अंदर सभी परिवारजन हुआ करते हैं। वैसे ही एक परिवारजन के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो यहां पर खड़े हैं। हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो रिलेट कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात करते हैं हम लोग सोनिया गांधी की। इटालियन मैम है, इटालियन मैम होने के कारण ही इनको सजा मिल रही है। प्रधानमंत्री बनना तो चाहती हैं लेकिन बन नहीं पा रही हैं, नागरिकता नहीं है ना। तो भारत के लोग जो है वो इसका ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो चलिए बात करते हैं जल्द से जल्द कि आखिरकार सरकार किसकी बनने वाली है। 543 अगर सीट्स हैं तो 272 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। जिस भी पार्टी को सरकार बनानी है तो इतना आंकड़ा तो पार करना ही पड़ेगा, इतनी जहमत तो उठानी पड़ेगी भाई जनता के सामने। यहां पर देखिए एनडीए की बात करें तो एनडीए ने कुल 292 सीटें जो है वो इस बार हासिल की हैं। पिछले बार के मुकाबले 61 सीट कम है। वोट शेयर इनका रहा है 41.7%। ये वोट शेयर वो है जितनी भी जनता वोट देगी उनमें से कितने प्रतिशत जनता ने जो है वो एनडीए को वोट दिया है। 2019 में इन्होंने जो सीटें जीती थी वो 343 थी। 353 जो सीटें थी, 353 सीटों में से 292 सीटें इस बार मिली है। मतलब नुकसान काफी हद तक हो गया है 61 सीटों का। ठीक है, चले कोई बात नहीं, अभी डिटेल से बात करेंगे। इंडिया एक ऐसा गठबंधन बन गया, मतलब एक तरफ जो है वो हाथी खड़ा है और दूसरी तरफ सभी जो है वो हाथी को काटने वाले सभी एक तरफ खड़े हो गए हैं। बोला हम मिलकर जो है वो हाथी को काटेंगे। क्या काटने में सफल रहे हैं? देखेंगे। इंडिया जो गठबंधन है उसने 204 सीटें हासिल की हैं पिछली बार के मुकाबले। मतलब गठबंधन तो हुआ नहीं था, इस बार हुआ है। पिछली बार 91 सीट्स थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छा इजाफा होना ही था। सभी पार्टियां एकजुट होंगी तो ये तो आना ही था आंकड़ा। तो 32.5% जो है वो वोट शेयर इनके पास में रहा है। ममता दीदी एक अपना अलग ही अंदाज जो है उसमें चल रही हैं। टीएमसी कहते हैं ये मदमस्त हाथी है, ममता दीदी किसी की मानते नहीं है ना। आमा तुमको भालो मासी, ये अलग ही लैंग्वेज में बात करती है। रसगुल्ले के ऊपर लड़ाई करती हैं कि रसगुल्ला जो है वो तुम्हारा नहीं है, उड़ीसा वालों का नहीं है, रसगुल्ला हमारा है। तो तृणमूल कांग्रेस जो है उसके पास में सीटें आई हैं 29 दीदी के पास में, और पिछली बार तो 23 थी। इस बार थोड़ा सा और भी वोट शेयर बढ़ा है 4.3%। अन्य के पास में 18 सीटें हैं। नुकसान हुआ है अन्य को, अदर्स को -58 सीटें, मतलब कम सीटें रही हैं। पहले बहुत अच्छी सीटें थी। एनडीए के ऊपर बात करेंगे कि एनडीए जो है वो वाकई में क्या खुद की सरकार है।
देखिए, अगर बीजेपी अकेली सरकार बनानी चाहे तो बीजेपी अकेली जो है वो सरकार नहीं बना सकती है। रीजन क्या है कि बीजेपी को अगर खुद को बहुमत चाहिए तो बीजेपी को अगर अकेले को 272 सीटें जीतनी होंगी, लेकिन 272 से यहां पर कम सीटें हैं, 240 हैं। मतलब अकेले बीजेपी के अंदर दम नहीं है कि वो सरकार बना ले। इसीलिए बीजेपी टीडीपी के साथ में और जदयू के साथ में क्या करेगी, समझौता करेगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों अपने रोल में आने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू को यह कहकर शांत कर दिया है कि भाई रुक जाओ, आंध्र प्रदेश को हम लोग जो है स्पेशल स्टेट का दर्जा देंगे। नीतीश कुमार की कहानी बीच में अटकी हुई है, इसीलिए तो मैं कह रहा था पहले कि सभी लोग जो है वो नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं कि आखिरकार होने क्या वाला है। ठीक है, बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी के पास में 240 सीटें आई हैं, पिछली बार के मुकाबले नुकसान हुआ है -63 सीटों का, और 36.5% इनका वोट शेयर रहा है। पिछली बार 303 सीटें आई थी, इस बार थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ा है। आप भाषणों के अंदर कई बार मुसलमान का नाम ले लेते हैं तो मुसलमान वर्ग नाराज हो जाते हैं, उनसे प्रभावित होने वाले दूसरे वर्ग भी नाराज हो जाते हैं। आपने बेरोजगारी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इस कारण से वोट शेयर जो है वो पहले की तुलना में गिरा है आपका। टीडीपी की बात करें, टीडीपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार 16 सीटें वो लेकर आए हैं, पिछली बार 3 सीट थी और इस बार इजाफा करते हुए 13 सीटें बढ़ा ली हैं। जदयू ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, पिछली बार 12 सीटें थी, इस बार जो है वो 16 सीटें हैं, मतलब 16 से कम आई हैं। 4 सीटें जो है उनका नुकसान हुआ है, 12 सीटें इनके पास में है। शिवसेना की बात करें तो सिंधे गुट है ये, और 7 सीटें इस बार लेके आए, पिछली बार 0 था। वाह वाह, इनके लिए तालियां होनी चाहिए शिवसेना के लिए। अन्य सहयोगी देखिए, 17 सीटें इनके पास में है, नुकसान हो चुका है। पिछली बार 33 सीटें थी, इस बार -16 सीटों का नुकसान हुआ है, 17 सीट ये लेकर आए हैं। मतलब एनडीए, बीजेपी में खुद में दम नहीं है कि वो सरकार बना ले, इसलिए इस बार बाजी जो है वो टिकी हुई है इनके ऊपर। लेकिन मोदी जी को आप कम मत समझिएगा, मोदी जी के जो जुमले हैं वो बहुत, यानी कि गारंटी जो है वो वाकई में बड़ी जबरदस्त है। इसीलिए तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने एक वादे का पुरस्कार दे दिया है कि आंध्र प्रदेश को हम लोग स्पेशल स्टेट का दर्जा देंगे, आप बैठिए। जदयू की बात करें, नीतीश कुमार से बातचीत चल रही है, मोदी बड़े परेशान हैं और मेम्स जो है वो कई सारे निकल रहे हैं अभी वीडियोस के रूप में कि नीतीश कुमार जो है वो थोड़ा सा नाटक कर रहे हैं कि क्या करें। लेकिन ऐसा लगता है देखकर कि 8 जून के दिन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर लेंगे, सरकार बना ही लेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, चिंता मत करिए। इंडिया की बात करते हैं हम लोग। इंडिया जो गठबंधन है उसने 204 सीटें इस बार लेके आए हैं। कांग्रेस को बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है, पिछली बार 52 सीट थी और इस बार 99 सीट आई हैं। समाजवादी पार्टी, वाह बहुत अच्छा है, 5 सीटें थी लेकिन इस बार 37 सीट वो लेकर आए हैं, मतलब बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। मतलब अखिलेश यादव ने अपने पिताजी को ये दे दिया है तोहफा कि देखो पिताजी, आप मेरे ऊपर शक करते थे, मैं अभिषेक बच्चन तो हूं नहीं, मैं तो अखिलेश यादव हूं, है ना, तो मैं आपका बहुत अच्छा लाडला हूं, मैं सीट लेके आया हूं इस बार। डीएमके पार्टी देखिए, यहां पर 24 से 2 सीटों का नुकसान हुआ है, 22 सीट। शिवसेना को यानी कोई भी सीट नहीं थी पिछली बार, इस बार 9 सीटें लेके आए, इन्होंने भी अच्छा दिखाया इस बार। एनसीपी, शरद पवार की जो पार्टी है, पिछली बार कुछ भी नहीं था, इस बार 8 सीटें हैं। राजद के पास में 4 सीटें हैं, पिछली बार कुछ भी नहीं था। अन्य सहयोगी दल भी इनके साथ में बने हुए हैं। तो खास बात यह है कि हम लोग एक बात पर डिस्कशन करते हैं कि क्या वाकई में विपक्ष जो है वो सरकार बना सकती है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस को सरकार बनानी है तो क्या ये सब मिलकर सरकार बना सकते हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये सब तो मिलकर बना नहीं पाएंगे। 272 सीट चाहिए, इनके पास में 204 है। क्या हम लोग बात कर सकते हैं किसके साथ में, टीडीपी और जदयू के पास में, तो वहां पर 204 सीटें तो किसके पास में थी, इंडिया अलायंस के पास में थी। यहां पर टीडीपी के साथ में बात करके इनकी 16 सीट ले लें और फिर जदयू के पास में 12 सीट यहां से ले लें, तो भी हम लोग ये देखते हैं कि लगभग ये कितनी होती है, 232 सीट ही यहां पर होती हैं, फिर भी ये सरकार नहीं बन पाएगी, भी बहुत पीछे आंकड़ा है। इन सबको भी मिला ले तो भी इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना सकता है, फिर तो बीजेपी के साथ भी गठबंधन करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं असंभव लग रहा है, ऐसा हो नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग एक रिजल्ट पर आते हैं कि बीजेपी जो है, यानी कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो इस बार सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री का जो जादू था वो वाकई में काम में आया है। अब हम लोग कुछ मुद्दों पर बात करते हैं कि क्या वाकई में उनकी मेहनत कहां पर असफल हुई है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या के अंदर तो मंदिर बनाया था, लेकिन क्या हुआ वहां पर,
वहां की जो सीट है, फैजाबाद जो सीट है जिसके अंदर अयोध्या आता है, वो सीट ही बीजेपी से निकल गई। रीजन क्या रहा? पहला कारण तो ये रहा कि जहां पर राम मंदिर बनाया गया है, उसकी जहां पे बाउंड्री है, वहां पर लोग बड़े नाराज थे, उनके घरों को तोड़ा गया था, उससे लोग नाराज थे। और दूसरी बात यह है कि लोगों को समझ में आ गया कि यार राम मंदिर बनने से हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलने वाला है। रोजगार तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलेंगे तब मिलेगा, स्कूल्स बनेंगे तब मिलेगा, मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलने वाला है, इसलिए रोजगार के ऊपर वो बात कही गई है। ठीक है, तो अयोध्या के अंदर जो मंदिर बना उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो निराशा जरूर हाथ लगी होगी बीजेपी को। साथ में आप देख लीजिए कि कई बार जो है वो पाकिस्तान के बारे में ये सब कुछ कहा गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा ये है। G20 समिट देखिए भारत के अंदर हुआ था 9 और 10 सितंबर को, और भारत ने अध्यक्षता की थी, अफ्रीका के यूनियन को उसके अंदर शामिल किया था, सब जो है वो पानी फिर गया। बस लाज इतनी सी बच गई कि सरकार जो है वो बीजेपी की बनने जा रही है, बस इतनी सी लाज बच गई। G20 ये सब कुछ करना क्या वाकई में भारतीय लोगों को लुभा नहीं पाया है? जी नहीं, भारत के लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी छवि बनाकर आए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर घर में कोई भी काम ना करें। ये तो वो बात हो गई कि घर के अंदर की बहुत बड़ा जो है वो कोई नेता है, सारी दुनिया का भला कर रहा है, लेकिन जब घर की भलाई करने की बारी आती है तो कुछ भी नहीं, ठेंगा दिखाकर भाग जाता है। तो क्या घर वाले अब उसका साथ देंगे? साथ नहीं देंगे। इसीलिए हो सकता है भारत की जनता के लिए यह बड़ा फायदेमंद है। वो फायदेमंद इस तरीके से है कि बीजेपी को अब यह लग गया है कि उसको काम करना जरूरी है। हो सकता है कि पहले काम नहीं किया हो, जनता ने अपना फैसला जो है वो बताया ही है, अब उनको काम करना ही पड़ेगा। मतलब चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर अगली बार जो है वो सरकार उसकी बनकर आएगी। आपकी क्या राय है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते हैं, है ना? जैसे मोदी जी हैं, आप उनको देखते हैं। आप चाहें तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देख सकते हैं। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, चलिए ऑप्शन से आपको टिक लगाना आसान होगा, है ना? ABCD में से 4 चुन लिए गया, ठीक है। सबसे पहले मोदी जी का नाम हम लोग हटाते हैं कि ठीक है मोदी जी का नाम हटा दो। एक तो मैं आपके सामने नाम लिखता हूं नितिन गडकरी का, है ना, कि नितिन गडकरी को आप लोग चुन सकते हैं, ठीक है। फिर अमित शाह को आप चुन लीजिए कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो अमित शाह को बना दीजिए। अमित शाह नहीं बनते हैं तो आप राजनाथ सिंह को बना दीजिए, कहां दिक्कत है? राजनाथ सिंह तो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हुए हैं, है ना? राजनाथ सिंह का नेतृत्व भी गजब का है, राजनाथ सिंह को बना दीजिए। या डी पर आप किसी अलग ही चॉइस को देखते हैं तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।